हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपका कॉस्टिंग का पेपर जो कि कल हुआ था सीए इंटर का बहुत ही बढ़िया गया होगा। मैंने ओवरऑल पेपर को देख लिया है और मेरे हिसाब से पेपर 70 to 80% ईजी था और बाकी 20% थोड़ा सा ट्रिकी था। और ट्रिकी कहने से मेरा मतलब है उसके अंदर कैलकुलेशन बारीक थी, उसके अंदर कॉन्सेप्ट की समझ आपको होनी चाहिए थी। मैक्सिमम बच्चों ने जो मुझे फीडबैक दिया है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना यही है कि जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर उनको बहुत ही बारीक कैलकुलेशन करनी पड़ी। आंसर तक वो पहुंच गए बट उसने आपका ज्यादा समय लिया। ओवरऑल 70 to 80% पेपर इजी था, 20% ट्रिकी था। तो इस पेपर ने ये बात कंफर्म कर दी है कि धीरे धीरे आईसीएआई कॉन्सेप्ट बेस्ड डीप वाले क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए खास बात समझने की यह है कि एग्जाम जो होने वाला है फ्यूचर के अंदर, उसके लिए अभी से इस बात को समझ जाओ कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द किंग। प्रैक्टिस तो करनी ही है, सारे क्वेश्चंस करने ही हैं, उसके बावजूद भी अगर कॉन्सेप्ट पर आपने पकड़ नहीं बनाई और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने पहले नहीं देखा हुआ है तो वहां पर आपके हाथ पांव फूल सकते हैं। मतलब एक मेंटल टेंशन हो सकती है कि यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये कौन सा रेशो बोल दिया। तो जब तक उस रेशो की बारीकी या उस रेशो की गहराई आपको समझ में नहीं आई होगी तब तक उस क्वेश्चन को आप खोलकर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बात समझने वाली है। दूसरी खास बात, इस वाले पेपर ने बता दिया कि धीरे धीरे आईसीआई का पेपर का जो लेवल है वो आगे बढ़ रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि जो क्वेश्चन पहले डिस्क्रिप्टिव में आया करते थे उन्हीं क्वेश्चन को वो अब एमसीक्यू के रूप में दे रहा है। यानी डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन जो पहले डिस्क्रिप्टिव में आया करता था उस क्वेश्चन को अब वो एमसीक्यू के रूप में दे रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या है इसकी आईसीआई को कि बड़े बड़े क्वेश्चन वो एमसीक्यू के थ्रू कवर कर सकता है। यानी पेपर का लेवल धीरे धीरे और आगे कठिन पे कठिन होने वाला है। तो जो सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं या उससे आगे एग्जाम देने वाले हैं वो समझ जाओ, अगेन प्रैक्टिस इज द किंग। अक्सर बच्चे मुझे व्हाट्सअप करते हैं, सर मैं क्या ये चैप्टर छोड़ दूं, सर क्या मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूं, सर क्या मैं सिर्फ इतने से क्वेश्चन कर लूं, या सर मैं सिर्फ यूट्यूब रिवीजन वीडियो कर लूं, स्टडी मैट कर लूं आईसीआई का और क्या मैं पास हो जाऊंगा। भाई सीए एग्जाम है, यहां पर शॉर्टकट नहीं चलेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और जिस हिसाब से आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा है इस मई 25 के अंदर, यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि धीरे धीरे पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ते जाएगा और वो डीप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होता जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे एमसीक्यू के रूप में, ताकि आईसीआई को पेपर चेक करने में भी आसानी होगी और आपको पेपर सॉल्व करने में डिफिकल्टी फील होगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो। और जैसा कि फ्यूचर के लिए बोलते हैं कि धीरे धीरे इस एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को आईसीआई फ्यूचर में बढ़ाएगा। अभी 30 नंबर के आते हैं, फिर ये बढ़ेंगे और एक समय वो भी आएगा जब पूरे का पूरा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। क्योंकि हमने टच करना है वो वाला एग्जाम पेपर का स्टाइल जहां पर हर महीने पेपर हो या हर संडे या हर वीक में पेपर हो, ताकि आईसीआई फटाफट चेक करके बता दे पास हुए हो कि फेल। तो वो लेवल आएगा, तो उस लेवल पर जाने के लिए आईसीआई ने अपनी तैयारी चालू कर दी है। इस पेपर से मुझे साफ ये बात पता पड़ रही है। तो दूसरी खास बात, जो बच्चे सितंबर के लिए मुझसे पढ़ रहे हैं वो इस पेपर को देख के समझ जाएंगे, या जिन्होंने कल एग्जाम दिया है, पेपर अच्छा गया है बुरा गया तो वही जानते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो इस पेपर को समझ जाएंगे कि अगर फ्यूचर के अंदर कॉस्टिंग में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो पढ़ाई डीप लेवल पे करनी पड़ेगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है मेरा, उसने मुझे व्हाट्सएप किया कि उसको ये पेपर लेंथी लगा, उससे पेपर छूट गया। उसके दो रीजन है, उससे बात करके मुझे पता पड़ा। पहला रीजन तो ये, जब पेपर लिखना उसने शुरू किया तो उसने बहुत ही स्पीड कम रखी शुरुआत के अंदर। वो सर मतलब वो शुरू में सजा सजा के लिखने लगा कि क्वेश्चन नंबर 1A, बहुत आराम आराम से अंडरलाइन ये करना वो करना, और आखिरी में क्या हुआ, टाइम कम बच गया और क्वेश्चन ज्यादा रह गए। और दूसरी गलती जो बच्चे ने की थी, जो उससे मेरे को बातें पता पड़ी, उसने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की थी क्वेश्चन को घर बैठकर सॉल्व करने की। 100 नंबर के लिए मिलते हैं 180 मिनट। तो अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 10 नंबर वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको कितने मिनट लगने चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हो। अक्सर बोलता हूं कि घर बैठ के कम से कम 3 पेपर सॉल्व करो, अपनी स्पीड एक्यूरेसी चेक करो। अगर वो चेक नहीं की तो एग्जाम में दिक्कत आएगी। इस पेपर ने ये बात भी क्लियर कर दी कि प्रैक्टिस नहीं करी तो दिक्कत आएगी। अगली बात, हर बार की तरह ये पेपर भी 100% हमारी बुक से था। जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, मुझसे क्लासेस लिए हैं, उनको तो पता पड़ ही गया है। और जो फ्यूचर में देने वाले हैं, आप एश्योर रहें, आप टेंशन मत लें, किसी और स्टडी मैट, कोई और बुक, कोई और क्वेश्चन की तरफ ना भागें। जो मटीरियल मैंने आपको दिया है और जो मैं अमेंडमेंट आपको देता हूं, 100% पेपर आपका वहीं से बनने वाला है, कॉन्सेप्ट आपका वहीं से उठने वाला है और आप कॉस्टिंग में 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकते हो अगर आपने कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज किया हुआ है मेरा दिया हुआ मटेरियल। अच्छा, एक और खास बात, हर बार एग्जाम से पहले निकालता हूं मैं एबीसी एनालिसिस।
यानी कि कमिंग अटेम्प्ट के लिए किस चैप्टर से कितने मार्क्स आने की उम्मीद है, तो मैंने मई के लिए भी निकाला था। तो अगर स्टूडेंट ने कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स और प्लस फाउंडेशन चैप्टर अच्छे से किए होते तो 55 नंबर का इस वाले पेपर में उन चैप्टर से आया है। अच्छा, कैटेगरी ए बी सी करने का बेनिफिट क्या होता है, हमें पता पड़ता है कि हम कमिंग अटेम्प्ट के लिए पास्ट ट्रेंड के बेस पर किन चैप्टर पर हाई फोकस करें या किन चैप्टर को पहले करें, पूरा करें। पूरा करने से मेरा मतलब है मैक्सिमम क्वेश्चंस को हाथ से बनाकर देखें। तो कैटेगरी ए बी सी वाला भी पूरा का पूरा फिट हुआ है मई 25 के अंदर, हर बार फिट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की। सबसे पहले आ गया मेरा केस सिनेरियो नंबर 1। देखो, जो मेरा केस सिनेरियो नंबर 1 है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको हमारी बुक में मिल जाएगा। आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको मैं ऐसे बता देता हूं कि एक क्वेश्चन नंबर 33 है, चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। आपको मैं सिर्फ एक अंदाजे के लिए बता रहा हूं कि ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं आपको बुक के अंदर चैप्टर में मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारी बुक में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या करा, उसी क्वेश्चन के 5 एमसीक्यू बना दिए। हालांकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को एमसीक्यू की एक अलग से बुक भी दी है, जहां पर आप एमसीक्यू वाले सारे क्वेश्चंस करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रॉपर नोट्स दिए हैं। लेकिन आप ये बात मन में बिठा लो कि जो बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं, वो क्वेश्चन एज इट इज उठकर एमसीक्यू के रूप में एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। तो आप ये मत सोचो कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मुझे अलग से करने हैं और डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन मुझे अलग से करने हैं। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव बन सकता है, डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है। आपको सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट जेब में, प्रैक्टिस भरपूर, और आपने मेनली प्रैक्टिस करनी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। जितने लंबे लंबे क्वेश्चंस मैंने आपको बुक में कवर किए हैं, सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जी प्रॉपर तरीके से। अब वो किसी फॉर्म में आए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आए तो भी आप कर लोगे, और अगर एमसीक्यू की फॉर्म में आया तो भी आप कर लोगे। तो दिक्कत कहां पर है फिर? दिक्कत तो कहीं है ही नहीं। तो ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे पूरे के पूरे जो पेपर है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन उठ के आ गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन बुक में नहीं है, बट कॉन्सेप्ट पे अगर आपकी पकड़ है आप आराम से कर लोगे। अच्छा, इस वाले पेपर के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मेरे बच्चे ने मुझे व्हाट्सअप किया पेपर देने के बाद कि सर एग्जाम में बैठने से पहले मुझे यही था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर मेरा कैसे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन मेरा कैसे होगा। तो उसके अंदर करते हैं बॉक्स अप्रोच का इस्तेमाल। तो बच्चे ने इतना बढ़िया पॉजिटिव कमेंट दिया कि सर ये बॉक्स अप्रोच जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन चैप्टर की है, और ये रेड लाइट अप्रोच जो आपकी इंटीग्रेटेड वाले चैप्टर की है, और 2 स्टेप अप्रोच जो रिकंसिलिएशन वाले चैप्टर की, सर ये तीनों के तीनों जो अप्रोच है या ट्रिक्स है, इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम बहुत कम लगता है। और इस पेपर को देखकर उसे पता पड़ा कि एग्जाम के अंदर टाइम सेव करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड में आगे भाग गए और कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, नंबर नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट पे पूरी पकड़ है बट एग्जाम में फट फट सॉल्व नहीं कर पा रहे, दिक्कत हो सकती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर, मतलब केस सिनेरियो नंबर 1, जो कि मेरा मटेरियल कॉस्टिंग वाले चैप्टर से था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, केस सिनेरियो नंबर 2। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, केस सिनेरियो नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन पता था क्या? इस क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है आयरन वेस्टेज, फिर यहां पे दिया सेल्स, यहां पे दिया फिनिश गुड्स का स्टॉक इंक्रीज, है ना, पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट, आयरन यूसेज इन केजी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसे कॉन्सेप्ट से लिंक करूं तो क्या चीज है ये है आपका मटेरियल का नॉर्मल लॉस, जो ये ना वेस्टेज है। उसके बाद प्रोडक्शन में जो नॉर्मल लॉस है। तो अगर आपको दोनों में डिफरेंस नहीं पता कि नॉर्मल लॉस इन मटेरियल इसका क्या मतलब है एंड नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन इसका क्या मतलब है, तो यह क्वेश्चन आपके जी का जंजाल बन सकता है एग्जाम के अंदर। और अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर केस नंबर 2, और इसके थे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन से? इंडिविजुअल एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेडल्स। बेसिकली क्या निकालना चाह रहा है? रिक्वायर्ड टू बी परचेज। ये कैसे निकलवाना आपसे? परचेज बजट इन क्वांटिटी। आपको सेल्स दे रखी है, आपको कंपनी की पॉलिसी दे रखी है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20% ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम ऑफ सक्सीडिंग मंथ।
तो कहने का मतलब है अब ये जो पार्ट है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 की मैं स्पेसिफिक अगर बात करूं तो ये जो पार्ट है बजट वाले चैप्टर के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, उस बड़े वाले क्वेश्चन का कुछ पार्ट लिया और एमसीक्यू के रूप में पूछ लिया और बजट चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। और एमसीक्यू वाले जमाने के अंदर आईसीएआई के पास इतना स्कोप है ना, वो हर एक कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 15 एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब होता है 15 कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है वो। और धीरे धीरे जब एमसीक्यू बढ़ेंगे तब तो कोई लिमिट ही नहीं है फिर उसके पास, वो जहां मर्जी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो बच्चे पूछते ना कई बार, जैसे यूट्यूब वीडियो मैंने बनाई, सर क्या मैं सिर्फ ये कर लूं या फिर मैं सर सिर्फ ये कर लूं, सिर्फ ये करने से नहीं बनेगी बात। पढ़ाई करनी पड़ेगी फुल फोकस के साथ और 100% मटेरियल कवर करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट कि फट से मैं सर 2 दिन पढ़ूं और ठक से मैं पास हो जाऊं, ऐसा कोई चमत्कार या फॉर्मूला नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 किस चैप्टर से है जी? इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। अब बड़ा टुच्चा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं मेरे हिसाब से तो कैटेगरी सी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का पार्ट है। अकाउंटिंग एंट्री कैसे बनती है उसका पार्ट है ये क्वेश्चन। अब सोचो अगर बच्चा अकाउंटिंग एंट्री याद करके चला गया और लॉजिक पता नहीं है, ऐसा क्यों वैसा क्यों ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो क्वेश्चन नंबर 12 में उसको कंफ्यूजन हो सकती है। यहां पे करवाते हैं हम रेड लाइट अप्रोच इस चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन देखो, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम के अंदर। इससे बड़ा और इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टडी मैट में ऑलरेडी है और इंस्टीट्यूट ने इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 70 to 80% पेपर इजी था, सिर्फ 20% ट्रिकी था। और ट्रिकी भी तब लगेगा जब आपको कॉन्सेप्ट में डीप लेवल की नॉलेज नहीं है, वरना वो भी आसान है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका था मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 प्रोसेस कॉस्टिंग वाले चैप्टर। अक्सर बच्चे मुझसे बोलते हैं सर प्रोसेस कॉस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर सर लंबे लंबे फॉर्मेट है, सर एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर क्या मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को छोड़ दूं? आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 2 नंबर का आया सिर्फ, और प्रोसेस कॉस्टिंग के सिंपलेस्ट वाले कॉन्सेप्ट से उठ के आ गया। अब बताओ अगर किसी ने पूरे का पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया ये मानते हुए कि इस चैप्टर से तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आएगा, वो फंस गया। कोई गारंटी नहीं है डिस्क्रिप्टिव ही आएगा या एमसीक्यू ही आएगा, कहीं से भी आ सकता है। चलिए, तो ये था मेरा एमसीक्यू वाला पार्ट। अब एमसीक्यू वाले पार्ट से आगे बढ़ता हूं मैं डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के ऊपर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या क्या दे रखा है? इसमें सेल दे रखी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस, फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दे रखा है, और फिर उसके बाद चेंजेस दे रखे हैं कि भाई क्या फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है क्या घट रही है। आखिरी में क्वेश्चन ने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। अच्छा ये क्वेश्चन का नहीं, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू सस्टेन सेम पर यूनिट प्रॉफिट। अब जरा ध्यान देना, सेम पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर नॉर्मली क्वेश्चन क्या बोलता है? टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टू मेंटेन द सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट। यहां पर उसने क्या बोल दिया? टू सस्टेन द सेम पर यूनिट प्रॉफिट। इसका मतलब है टोटल प्रॉफिट से मतलब नहीं है कंपनी को, कंपनी को मतलब है एक यूनिट को बेचने पर मिलने वाले प्रॉफिट से। तो अगर ऐसे में कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी ना हो तो क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। फिर उसके बाद बी पार्ट। अब जरा बी पार्ट में आओ, क्या लिखा हुआ है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, जॉइंट कॉस्ट बाय कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट और बाय प्रोडक्ट। इस चैप्टर के अंदर काफी सारे मेथड्स हैं जॉइंट कॉस्ट को बांटने के। मैंने क्या बताया? रिवर्स रीडिंग टेक्निक। एक बच्चे ने यहां पे गलती करी है, बड़ी भयंकर गलती करी है। उसने क्या गलती करी है? उसने जो शुरू के 15 मिनट है उसके अंदर उसने क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर दिया ऊपर से पढ़ना ही नहीं है भाई। पहले पढ़ने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, रिवर्स रीडिंग टेक्निक, उसके बाद मोटा सा आइडिया मारना है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मेरा करा सा है या इंफॉर्मेशन सिंपल सी लग रही है मैं कर लूंगा, और उससे फिर चूज करना है कि मैं जो किस सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करना है। तो अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आओ जरा सी पार्ट। लो जी, क्या निकालना है? लेबर टर्नओवर रेट, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड।
इतना टुच्चा क्वेश्चन दे दिया, बताओ, हद से ज्यादा सिंपल। ऐसा क्वेश्चन तो मैं कैटेगरी सी, क्या बोले, कैटेगरी डी में डालूंगा इस क्वेश्चन को। इतना सिंपल क्वेश्चन है, रिप्लेस लेफ्ट दिशा दे रखा है और सेपरेशन की रेट दे रखी है। अब बताओ, सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन। तो जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस पूरे के पूरे पेपर में हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी थे। तो डिफिकल्ट क्या था? डिफिकल्ट था उनके अंदर छोटे छोटे पॉइंट, जैसे एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, जैसे पर यूनिट प्रॉफिट मेंटेन करने वाली बात। और आगे बढ़ता हूं जरा आगे। अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का ए पार्ट, कॉस्ट शीट पे ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब जरा मैं दिखाऊं आपको। हाँ देखो जरा, आपको इस पार्ट को पढ़ के याद आएगा, ये लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैक्स इज 2 टाइम्स ऑफ प्रो। एक कंपैरिजन है, 1:2 का रेशियो है। फिर ओनली 60% ऑफ मैक्स एंड 80% ऑफ प्रो सोल्ड, ये तो यूनिट सोल्ड के बारे में बात कर दी। देयर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और WIP। तो कहने का मतलब क्या है, इससे भयंकर, इससे बड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया हुआ है बुक के अंदर। उससे छोटा फॉर्म में, उससे छोटी फॉर्म में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया। क्या बोलूं, मुश्किल है क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ भी दूंगा, आपको पता पड़ेगा यार वही सिमिलर क्वेश्चन है। तो इस वाले पेपर से आपको ये सबक लेना चाहिए फ्यूचर के लिए, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, कि पहली बात तो ये कि जो एबीसी एनालिसिस में आपको दूंगा उसको आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। दूसरी बात, जो नोट्स, स्टडी मैट कंटेंट मैंने आपको दिया है, और जो हर बार मैं आपको यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो देता हूं, और प्लस आपको बोलता हूं कि पिछले 3 पेपर घर बैठ के सॉल्व करो, उनकी वीडियो भी देता हूं, ये काम आपको करने हैं। और कॉन्सेप्ट इज द किंग, 3 से 4 बार का रिवीजन करना है, ये पूरी की पूरी बात पता पड़ गई। तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चन पेपर था, मैं डिफिकल्ट नहीं कह सकता, 20% ट्रिकी कह सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं जो बच्चे सितंबर में बैठने वाले हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को घर बैठकर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।